की जाए। तो बिना देरी के सीधे विषय पर आते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इतिहास और मूल परिचय की बात करें तो एक बहुत दिलचस्प नाम आता है, कानपुर। अच्छा, कानपुर। हाँ, असल में इस शहर का मूल नाम कानपुर ही था और इसकी स्थापना सचेंद्री राज्य के शासक हिंदू सिंह ने की थी। इतिहास के सवालों में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। बिल्कुल, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ किसी भी शहर की भौगोलिक स्थिति उसका भविष्य तय करती है। वो कैसे? अगर हम कानपुर की भौगोलिक स्थिति पर गौर करें तो ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। अच्छा, दक्षिणी तट पर। हाँ, पुराने समय में जब परिवहन के आधुनिक साधन नहीं थे तब नदियां ही व्यापार का मुख्य मार्ग हुआ करती थी। जिससे कानपुर को वो शुरुआती व्यापारिक बढ़त मिली होगी। एकदम सही। और उसी बढ़त ने आगे चलकर इसके एक औद्योगिक महानगर बनने की नींव रखी। बिल्कुल, नदियों के किनारे बसे शहरों का अपना एक अलग ही आर्थिक महत्व होता है। हाँ, ये तो है। अब अगर हम भूगोल से थोड़ा आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों पर आएं, जो कि परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा और अक्सर कंफ्यूज करने वाला हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो कानपुर नगर के जो नंबर हमारे पास हैं वो काफी विशाल है। इसका कुल क्षेत्रफल 3155 वर्ग किलोमीटर है। 3155? हाँ, और जनसंख्या की बात करें जो कि हमारे नोट्स में प्रमुखता से दर्ज है, कितनी है? वो है 45,41,268। बाप रे, यानी 45.5 लाख से भी ज्यादा की आबादी। हाँ, ये एक बहुत ही सघन जिला है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है और जहाँ से परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं वो है इसका लिंगानुपात और साक्षरता दर। लिंगानुपात के आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 863 महिलाएं हैं। 863? हाँ, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है साक्षरता दर, जो कि 79.7% है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और तोड़कर देखें तो पुरुष साक्षरता 83.6% है और महिला साक्षरता 75.1% है। ये 75.1% वाला आंकड़ा तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम में उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर कोई उत्तर लिख रहा है, हाँ, तो कानपुर की इस 75.1% महिला साक्षरता दर को एक बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सही कहा। ये एक प्रमाण है कि एक औद्योगिक शहर होने के बावजूद यहाँ महिला शिक्षा पर कितना जोर दिया गया है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है कि कैसे हम एक साधारण से आंकड़े को एक प्रभावशाली तर्क में बदल सकते हैं। हाँ। आंकड़ों की इस दुनिया से निकलकर अब हम उस पहचान की तरफ बढ़ते हैं जिसने कानपुर को वैश्विक नक्शे पर उकेरा है, यानी इसकी औद्योगिक पहचान। बिल्कुल। इस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और इसके साथ ही इसे लेदर सिटी का उपनाम भी मिला हुआ है। मैनचेस्टर शब्द सुनते ही सीधे तौर पर विशाल कारखानों और सूती मिलों की तस्वीर दिमाग में आ जाती है। हाँ, एकदम। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तमगा है। ये सीधे तौर पर इसके विशाल कपड़ा उद्योग के अतीत को दर्शाता है। और जो दूसरा उपनाम है लेदर सिटी, वो सिर्फ अतीत नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आज की सरकारी नीतियों का भी एक अहम हिस्सा है। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कानपुर से चमड़े के उत्पाद या लेदर प्रोडक्ट्स को ही चुना गया है। परीक्षाओं में ये सीधा सवाल बनता है कि ODOP के तहत कानपुर का उत्पाद क्या है, और जवाब बहुत ही स्पष्ट है, चमड़ा। और मजे की बात यह है कि इस शहर का औद्योगिक ढांचा सिर्फ चमड़े या कपड़े तक सीमित नहीं है। हाँ, और भी बहुत कुछ है। हमारे नोट्स प्रमुख उद्योग एवं कारखाने के बारे में जो जानकारी देते हैं वो शहर की विशाल औद्योगिक विविधता को सामने रखते हैं। जैसे कि अगर हम वस्त्र उद्योग के अंदर ही देखें, हाँ, सूती, ऊनी और जूट तीनों तरह के उद्योग यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद जब हम राष्ट्रीय स्तर के निर्माण निगमों की बात करते हैं तो यहाँ एलिम्को है, यानी कृत्रिम अंग निर्माण निगम। बिल्कुल। और इसके साथ ही HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम भी आता है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कानपुर सिर्फ पारंपरिक चीजों का उत्पादन नहीं कर रहा है। और क्या क्या है यहाँ? यहाँ रसायन, पेंट, वार्निश, साबुन, प्लास्टिक और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों के कारखाने भी बड़े पैमाने पर स्थापित हैं। इतने बड़े औद्योगिक जाल को संभालने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र भी चाहिए होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम और UPSIDC की उपस्थिति यहाँ है। UPSIDC यानी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम।
हाँ, ये शहर दशकों से राज्य के औद्योगिक विकास का असली इंजन रहा है। यहाँ पर ये बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, कैसे भला? क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो शहर कारखानों और धुएं से भरा होता है, वहाँ अकादमिक या रिसर्च का माहौल कम होता है। हाँ, ये एक आम धारणा तो है। लेकिन कानपुर इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो कैसे? प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों की जो लिस्ट हमारे पास है, वो किसी को भी हैरान कर सकती है। अच्छा, इसमें कौन कौन से नाम है? यहाँ राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। शुगर और पल्सेस। हाँ, साथ ही केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है, जो कि चेन्नई की CLRI की एक इकाई है। और सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। इस लिस्ट को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है मेरे पास। अरे वाह, क्या तरीका है? जरा सोचिए, इंसान की बुनियादी जरूरतें क्या हैं? खाना और पहनना। बिल्कुल, खाने में चीनी और दाल, और पहनने में कपड़ा और चमड़े के जूते। अरे हाँ, कानपुर के पास इन चारों यानी शर्करा, दलहन, चमड़ा और कपड़ा के लिए राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। क्या बात है! ये याद रखने का वाकई एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यह दिखाता है कि उद्योग और अकादमिक रिसर्च यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं। और सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं, ये शहर शिक्षा के एक बहुत बड़े हब के रूप में भी स्थापित है। हाँ, प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध IIT कानपुर है। इसके साथ ही छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय भी है, जिसे CSJM कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जिसे शॉर्ट में CSA कहते हैं। और HBTU यानी हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय जैसे नाम भी शामिल हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज यानी GSVM भी यही है। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग से लेकर कृषि, सामान्य उच्च शिक्षा और चिकित्सा तक सब कुछ एक ही शहर के दायरे में है। परीक्षा में अक्सर इन संस्थानों के नाम देकर पूछा जाता है कि ये किस जिले में स्थित है। खासकर CSA कृषि विश्वविद्यालय और HBTU के बारे में तो कई बार सवाल आ चुके हैं। चिकित्सा संस्थानों का जिक्र आते ही हमारे नोट्स में कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जुड़ जाते हैं। वो कौन से हैं? यहाँ JK कैंसर संस्थान है और हृदय रोगों के लिए लक्ष्मीपति सिंघानिया कार्डियोलॉजी संस्थान मौजूद है। और अगर एक बिल्कुल अलग क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकेडमी भी कानपुर में ही स्थित है। इन सब के बीच दो और संस्थानों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो समाज के प्रति इस शहर के समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। पहला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड और दूसरा है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए एक समर्पित तकनीकी शिक्षा संस्थान का होना काफी बड़ी बात है। ये बताता है कि यहाँ का ढांचा सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। बिल्कुल। अब इन ऐतिहासिक, औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के बाद आधुनिक विकास की तरफ नजर डालते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र में यहाँ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का कॉम्प्लेक्स है और इस तथ्य का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये कोई छोटी बात नहीं है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पारंपरिक सूती कपड़ों और चमड़े के कारखानों वाले शहर से निकलकर आधुनिक एरोस्पेस हब बनना। ये शहर के भविष्य की दिशा तय करता है। इसके अलावा यहाँ मेगा लेदर पार्क, साइबर सिटी, निकिडा सिटी और टेक्सटाइल्स पार्क जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे विकसित किए गए हैं। और अगर वित्तीय शक्ति की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ होना इसे एक प्रमुख वित्तीय केंद्र भी बनाता है। बिल्कुल। उद्योग और आधुनिक विकास की इस तेज रफ्तार से अगर हम थोड़ा पीछे लौटें इतिहास और पौराणिक कथाओं की तरफ, तो शहर से महज 22 किलोमीटर दूर स्थित बिठूर का नाम आता है। बिठूर का पौराणिक महत्व बहुत गहरा है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जिसे लव और कुश की जन्मस्थली माना जाता है। हाँ, बिठूर प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। वाल्मीकि आश्रम के अलावा यहाँ ब्रह्मावर्त घाट है, जिसका धार्मिक रूप से बहुत गहरा महत्व है। साथ ही यहाँ गंगा महोत्सव का आयोजन होता है। कला और संस्कृति से जुड़े प्रश्नों में बिठूर अक्सर केंद्र में रहता है। और गंगा महोत्सव के आयोजन स्थल के रूप में इसे याद रखना परीक्षा के लिए बहुत फायदेमंद है। धर्म और आस्था की ही बात करें तो कानपुर के भीतर भी कई प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। जैसे कि JK मंदिर, जो कि श्री राधा कृष्ण को समर्पित है और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसके अलावा भीतरगांव का मंदिर है। हमारे नोट्स इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि ये गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर है।
इसके साथ ही जैन ग्लास मंदिर और परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर भी यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिने जाते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वास्तुकला का ऐतिहासिक विकास। कैसे? एक तरफ भीतरगांव का मंदिर है जो 5वीं सदी के गुप्त काल का है और ईंटों से बना है। प्राचीन भारत में ईंटों से बने और आज तक सुरक्षित बचेलो मंदिर बहुत दुर्लभ हैं। इसीलिए कला और संस्कृति के सवालों का क्लासिक हिस्सा है। और दूसरी तरफ 20वीं सदी के जैन ग्लास मंदिर या जेके मंदिर हैं। एक ही क्षेत्र में इतिहास और वास्तुकला के इतने अलग अलग दौर का मिलना इसे बहुत खास बनाता है। ऐतिहासिक स्थलों की ये कड़ी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक इतिहास के पन्नों में भी कानपुर की एक बड़ी भूमिका रही है। नानाराव पार्क, जो सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। फूलबाग, जिसे गणेश उद्यान भी कहा जाता है। इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से मोती झील और मखदूम शाह अलाउल हक का मकबरा, ये सभी शहर की ऐतिहासिक परतों को और गहरा करते हैं। ये दिखाता है कि कानपुर ने सांस्कृतिक जागरण में भी एक अहम भूमिका निभाई है। और इस जागरण का सबसे बड़ा हथियार थी यहाँ की पत्रकारिता। पत्रकारिता की गौरवशाली इतिहास को देखें तो प्रताप समाचार पत्र का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो इस सब का क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि प्रताप ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बौद्धिक क्रांति की नींव रखी थी। इसके अलावा उदित, विश्वामित्र और जय भारत जैसे समाचार पत्रों ने भी यहाँ से अपनी आवाज बुलंद की। प्रतियोगी परीक्षाओं में आधुनिक भारतीय इतिहास के खंड में इन समाचार पत्रों और उनके संपादकों के नाम अक्सर मिलान करने वाले सवालों में आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में। हाँ, और मेलों की बात करें तो बिल्लौर का मकनपुर मेला यहाँ के स्थानीय और जीवन संस्कृति का एक बड़ा प्रमाण है। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम उन विशेष तथ्यों पर आते हैं जो हमारे नोट्स के अंत में एक सारांश के रूप में दिए गए हैं। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला तथ्य यह है कि कानपुर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय संकुलन वाला जिला है। यहाँ नगरीय संकुलन यानी अर्बन एग्लोमरेशन शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझना जरूरी है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब एक मुख्य शहर लगातार विकास करते हुए फैलता है और अपने आसपास के कस्बों को, नगर पालिकाओं को और छोटे इलाकों को भी अपने में मिला लेता है, तो वो एक विशाल और निरंतर शहरी क्षेत्र बन जाता है। प्रदेश में यह स्थिति सबसे ज्यादा कानपुर में देखी गई है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसे भारी भरकम शब्द अक्सर याद करने में मुश्किल पैदा करते हैं। बिल्कुल। दूसरा विशेष तथ्य जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी वो ये है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, जहां ये दर 75.1% है। हाँ। और तीसरा तथा अंतिम विशेष तथ्य ये है कि UPSIDC का मुख्यालय भी इसी शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय। जब हम इसे औद्योगिक राजधानी कहते हैं तो इस निगम का मुख्यालय यहाँ होना उस दावे को प्रशासनिक तौर पर पुख्ता कर देता है। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर पर नजर डालें तो इन सभी नोट्स और स्लाइड्स ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कानपुर नगर विविधताओं का एक महासागर है।